हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉइंट एजुकेटर पर। और जैसा आप जानते हैं हम PYQ की सीरीज कर रहे हैं एचटेट से रिलेटेड। तो एचटेट 2019 में जो क्वेश्चन आए थे PGT लेवल पर CDP के, वो आज हम करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और आज हम 10 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और 2017 और 18 के क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल is used when students approach the learning material in a way that helps them understand the meaning of the material। मतलब क्या है इसका कि जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का, यानी जो उनका लर्निंग मटेरियल है ना, उसमें मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ द मटेरियल समझने के लिए उसका अर्थ निकाल कर समझते हैं, तो उस अधिगम शैली को क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल को क्या कहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ के कर सकते हैं कि मटेरियल का मीनिंग निकाल रहे हैं। मीनिंग यानी उसको बहुत गहराई से समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हमारी डीप स्टाइल, गहन शैली। अब बाकी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल स्टाइल क्या होता है, हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, ठीक है, थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन उनको प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई नहीं करके देखा, तो वो क्या होगा, हम भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक रूप से सीखना। फिर है इम्पल्सिव स्टाइल। इम्पल्सिव क्या होता है, आवेगी, यानी कुछ जैसे होते हैं कुछ व्यक्ति वो क्या होते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं, हम कहते हैं ये इम्पल्सिव नेचर का है। तो इम्पल्सिव क्या होता है, आवेगी, जल्दबाजी में रहने वाला। तो प्रॉब्लम सोल्व है वो तो फास्ट करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व फास्ट होगी, लेकिन इनएक्यूरेटली होगी, गलत होगी वो, तो वो होता है इम्पल्सिव। उसमें करेक्शन कम होती है, इनकरेक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर है सरफेस स्टाइल। सरफेस स्टाइल क्या होगा कि बस ऊपर ऊपर से नॉलेज ले ली, उसकी डीप गहराई में नहीं गए हम। जैसे रोट मेमोरी होगी, यानी हम याद रट्टे लगा लिए। अब कुछ बच्चे इसमें भी करते हैं, पेपर देने तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा, फिर कहते हैं हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि आपने सरफेस स्टाइल अपनाई है, आपने उसके अर्थ को नहीं समझा, इसलिए आप उसको भूल जाते हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को, मटेरियल को आप अगर गहराई से समझेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते। और गहराई से समझने के लिए कौन सी स्टाइल लेनी है, डीप स्टाइल, यानी गहन शैली, मीनिंग को समझते हुए पढ़ना है। अब इसके साथ इंपल्सिव के अपोजिट एक दूसरी होती है, कौन सी है, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव स्टाइल। अब रिफ्लेक्टिव स्टाइल क्या होती है, रिफ्लेक्ट करते हुए पढ़ना। इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मटेरियल है, वो धीरे धीरे आप कर रहे हैं याद, लेकिन एक्यूरेटली कर रहे हैं। इसमें तो होता है कि जल्दबाजी में करेंगे, फास्ट करेंगे, लेकिन इनएक्यूरेटली करेंगे। इसमें धीरे धीरे स्लोली करेंगे, लेकिन एक्यूरेटली करेंगे। ये दोनों में एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है, लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर इज कॉल्ड। कि मल्टीपल पार्टनर, एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं और प्रोत्साहन भी करते हैं, तो ये कौन सी स्टाइल कहलाती है। अब मुझे याद आता है जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर 5th क्लास में ये मेथड है वो यूज करती थी। क्या करते थे कि क्लास में कोई जैसे क्वेश्चन दिया है, जो बच्चे जल्दी करके लेके आते थे उन 5-7 बच्चों को साइड में करके फिर उनको 4-4 बच्चे दे देते थे कि आप इनकी नोटबुक चेक करें, जो मिस्टेक है उसको ठीक करवाएं। उससे लर्निंग ज्यादा होती है, क्योंकि एक टीचर पूरी क्लास को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनकी मिस्टेक को, और वो बच्चे जिनको आता है कंसेप्ट वो उनको करवा देते थे। तो ये क्या होती है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, यानी सहयोग से सीखना। तो एक से अधिक साथी एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं। ठीक है। तो ग्रुप बने होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, और उनके हिसाब से उन बच्चों को सिखाया जाता है, एक दूसरे से ही सीख लेते हैं। अगला है टीम टीचिंग।
टीम टीचिंग क्या होती है? 2 या 2 से अधिक टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो होती टीम टीचिंग। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि बच्चों को एक जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मान लो सब्जेक्ट मैटर है, उसके पार्ट्स बना दिए और ये सीरीज में अरेंज होते हैं। पहला कंसेप्ट समझाया जाएगा, टॉपिक वो समझ आ गया, फिर अगले पे जाएंगे, ये आ गया, फिर अगले पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को समझाया जाता है। और ये किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। बच्चों को रेनफोर्समेंट दी जाएगी हर स्टेप पे और उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है? खोज विधि। वस्तु है वो कैसे काम करती है, कोई मशीन है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में उसकी जानकारी लेना। स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड है ये। अब ये सभी क्या है? टीचिंग लर्निंग की कुछ मेथड्स हैं। और इसके साथ एक बात और बताती हूँ, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ के कर लेंगे ना, डीप लर्निंग कर लेंगे इनकी, तो भी आपके 25, 27 तक नंबर आ सकते हैं 30 में से। क्यों? क्योंकि आपने मैटर को समझा है। वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखा है ना आपने, एग्जाम्पल्स आते हैं, और कुछ कंसेप्ट ऐसे नए उठाते हैं हर बार कि वहां से क्वेश्चन आपको सिर्फ समझ के ही आप कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 30 में से 30 लें, और मैं किसी को गुमराह नहीं करती भाई, 30 में से 30 आना काफी मुश्किल बात होती है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कंसेप्ट बिल्कुल नए उठाते हैं, वो वहां से हमें याद नहीं है, कुछ मेमोरी बेस होते हैं, कुछ निशान लगाते वक्त गलत हो जाते हैं। तो आप ये मानिए कि 25 से अब वो आप नंबर लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा है। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, यानी आपको कुछ वर्ड्स होते हैं उन पर फोकस करना होता है। लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल होनी चाहिए, और इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ऐसी योजना जो अनुदेशनात्मक है, इंस्ट्रक्शनल है, अधिगमकर्ता केंद्रित है, और जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अब आप देखिए, डिस्कवरी लर्निंग अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था कि खुद से सीखता है बच्चा, तो इसमें तो टीचर उसको निर्देश नहीं देगा। दूसरा है गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। अब गाइडेड क्या होता है? कहते हैं ना, गाइड करना चाहिए बच्चे को, बताना चाहिए, तो मार्गदर्शन करना। तो यही हमारा आंसर होगा कि टीचर है वो गाइड भी कर रहा है, उसको निर्देश भी दे रहा है, साथ में वो बच्चा है वो स्वयं भी सीख रहा है, लर्नर सेंटर्ड भी है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आएगा? गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। अब इसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम दी जाए और वो उसका स्वयं से सॉल्यूशन ढूंढे। और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड क्या है कि रियल वर्ल्ड है, हमारा जो व्यवहारिक वो है, जीवन है, उससे संबंधित प्रॉब्लम है वो बच्चे को दी जाए और स्वयं से वो क्वेश्चन उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये हो जाएगी। और प्रॉब्लम सोल्विंग करना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देना, ओपन एंडेड प्रॉब्लम देना कि वो अपने आप से सीखें। तो ये सारी क्या है हमारी 4 की 4 है, वो लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, चारों की चारों लर्नर सेंटर्ड है। लेकिन इसमें टीचर का काम कौन से में है? इसमें ज्यादा है, इसलिए ये है गाइडेड। चिल्ड्रन कंसीडर्ड एज लो विजन हु हैव ए विजुअल एक्विटी बिटवीन, यानी बालक लो विजन वाले कौन से माने जाते हैं? दृष्टि तीक्ष्णता। ये क्या दी है? दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्विटी। अब इस तरह के क्वेश्चन है, आप कहाँ से ढूंढोगे, कैसे करोगे? इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ वहां पर नए कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन से ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना है हमें, न्यून दृष्टि के माने जाते हैं, यानी कम दिखता है उनको। ठीक है, तो ये 20/20 विजन विद करेक्टिव लेंसेज, तो ये तो हो नहीं सकता। जब करेक्शन यानी करेक्टिव लेंस लगाने से, हमें चश्मा लगाने से सही दिख रहा है,
तो हम तो न्यून दृष्टि में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हमें क्या कोई अलग से रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता। तो ये गलत हो गया। फिर है 6/6, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब आप इन दोनों में देखो, 20/10, 20/30 और ये 20/70, 20/200, इनमें से आंसर आएगा। तो किसी को बिल्कुल नहीं आता तो तुक्का भी इस तरह से लगाना है। कम से कम 2 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ठीक होने का चांस तो है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब क्या है कि जो विजन होता है ना, इसमें जो ये वाला नंबर ज्यादा होता है इधर, वो कम दृष्टि का माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। ये आएगा 2/70 से लेके 200 तक, ये माना जाएगा हमारा दृष्टि तीक्ष्णता। ठीक है, वैसे 240 से अब वो है ना 240 एंड मोर, इससे ऊपर वो होते हैं हमारे न्यून दृष्टि। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। तो पियाजे ने कितनी स्टेज दी है? 4। ये फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी है? 4th स्टेज है। ठीक है, 4th स्टेज। अब 4th स्टेज में कहां से 11 एंड अबो आते हैं? इस एज से ज्यादा के बच्चे आते हैं 11 एंड अबो। तो इसमें कौन सी नहीं दी है? अब उन्होंने इस स्टेज का नाम एक दिया है अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज नाम भी दिया है, तो अब्स्ट्रैक्ट वाली तो इसमें होगी। ठीक है, फिर अब ये देखिए आप, ये होता क्या है कि फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि बच्चा है वो सिर्फ मूर्त वस्तुओं को नहीं, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को देखकर भी चिंतन कर सकता है। अब जो उसका कोई रूप नहीं है फिर भी वो उस चीज के बारे में सोच सकता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस बना सकता है वो। ठीक है, और फिर हमारा आइडियलिस्टिक आदर्श चिंतन भी इसी में सीखता है बच्चा। उससे पहले बच्चे को जरूरी नहीं कि सही से वो चिंतन कर पाए, रीजनिंग कर पाए, तो वो क्या है? आइडियलिस्टिक भी इसी की है। ये वाली है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नोट पूछा है, नहीं है। तो ये 3 है, ये इसने इस स्टेज की अवस्था, 4th स्टेज की क्या बताई है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, विशेषता बताई है, और ये इसमें शामिल नहीं है। ये क्या होती है? स्थानिक, स्थान के बारे में रीजनिंग। ठीक है, सोचना, तर्क, स्थान संबंधित, तो ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी है। तो पियाजे की थ्योरी से भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है वो अभी करवाती हूँ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलेसेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस। कि रियल वर्ल्ड है ना, जो वास्तविक संसार है, संसार की परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के आधार पर, वर्बल स्टेटमेंट के लॉजिक के आधार पर मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये जो वर्ड है ना, वर्बल स्टेटमेंट के लॉजिक के आधार पर, यही इसका आंसर है। ये होता है हमारा प्रोपोजिशनल थॉट, कि सांसारिक परिस्थिति, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन देखी नहीं है एडोलेसेंट ने। क्या सभी परिस्थिति वहां तक देख सकता है वो, कि जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं? क्योंकि पूरा जीवन अभी उसके लिए बाकी है। ठीक है, तो उसका रियल एक्सपीरियंस नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है कि जो वर्बल स्टेटमेंट है ना, उसके सामने जो वर्बल बातें हैं, बताई गई हैं, कथन हैं, उनके तर्क के आधार पर मूल्यांकन करता है उस स्थिति का। तो ये क्या होता है? प्रोपोजिशनल थॉट। इसको इन्होंने प्रोपोजिशनल थॉट बताया है। अब इसके बाद अगला है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, यानी संकरणीय अनुमान। ये क्या होता है? ये डिडक्टिव थ्योरी वो होती है ना, रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का टाइप है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये कह दें कि ए का संबंध है ना वो बी से है, ए रिलेटेड है बी से, बी का है वो सी से है, तो इसका मतलब ए का है वो सी से भी संबंध है, तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, कि ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, तो ए है वो सी से संबंधित है, उसका भी रिलेशन है। और अगला है कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग क्या होता है कि कोई भी हमारे मेंटल प्रोसेस है, कोई कंसेप्ट है हमारे दिमाग में, मान लो कि स्कूल है,
स्कूल के बारे में विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हमारे माइंड में जो बन रही है, हमारे सामने अब जो जो विचार आया है स्कूल को सुनकर, वो सारा हमारा क्या होता है, कोग्निटिव मैपिंग। ठीक है। फिर है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या होता है, विकेंद्रण। कि एक तो होता है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, तो उसमें तो बच्चा क्या करता है कि एक ही एस्पेक्ट को देखकर उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, स्थिति के बारे में बता सकता है, उसका मूल्यांकन कर देता है। कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लो दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक लंबा है एक छोटा है, तो जब तक बच्चा, इससे पहले ये फॉर्मल स्टेज की बात हो रही है, ठीक है, फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज से भी पहले जो प्री ऑपरेशनल है ना, सेकंड स्टेज, वहां तक बच्चा क्या करता है कि बच्चा सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखता है, एक ही पहलू को देखकर कुछ भी हमारी जो व्याख्या है उसको बता देता है। लेकिन डिसेंट्रेशन होता है कि अब वो सभी एस्पेक्ट को देखेगा, सभी पहलुओं को देखेगा। घर में दो बच्चे हैं, उनको मम्मी मिल्क दे रही है, एक को दे दिया छोटी गिलास में, एक को थोड़ा सा चौड़ा है उसमें दे दिया, लेकिन दूध की मात्रा है वो सेम है। जब तक बच्चा प्री ऑपरेशनल में है तो बच्चे लड़ाई करेंगे, इसका ज्यादा है, इसका बड़ा गिलास है, मैं इसमें नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसको डिसेंट्रेशन, उसको पता चल जाएगा कि गिलास का साइज है वो बड़ा है, मिल्क उतना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, वो सभी एस्पेक्ट को देखने लग जाएगा, ये होता है विकेंद्रीयकरण। और ये सभी इस तरह से कंसेप्ट हैं। अब इसमें थ्योरी में डीप पूछा जाता है, अगर आप समझ के करेंगे तो ही आप आंसर कर पाते हैं, वरना आप सोचेंगे ये कहां से आ गई। थ्योरी है, वैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी, अगर टाइम मिला, पेपर आगे पोस्टपोन्ड हुआ तो मैं इसको दोबारा से भी करवाऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है ना वही करवाऊंगी। ये है यंग पीपल, मेनली गर्ल्स, ठीक है, हिंदी में मैंने साइड में लगाया है, एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। स्ट्रिक्ट डाइटिंग, बहुत ही कम खाती हैं, डाइटिंग पे चलती हैं, और क्या करती हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हैं ताकि वो स्लिम दिखें। ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है, ध्यान रखा करो, ठीक है, अच्छा नहीं है ये सेहत के लिए। तो दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस इज नोन एज। अब जहां पर आपको ये दिख जाए स्ट्रिक्ट डाइटिंग, ये वर्ड सीधा इससे रिलेट करता है, ठीक है। अनोरेक्सिया नर्वोसा, अनोरेक्सिया नर्वोसा यानी खाने के लिए मनाही कर रही हैं, वो एक तरह से कम आहार खाती हैं। लेकिन जो ये वर्ड है ना, ये इसमें भी आता है बुलिमिया नर्वोसा में, कि पहले तो बुलिमिया मैंने बताया था बहुत ज्यादा, काफी ईटिंग करती हैं, बहुत ज्यादा खा लेती हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करके, वोमिटिंग करके, उसको डाइजेस्ट करने की या उसको बाहर वापिस करने की कोशिश करती हैं, तो वो होती है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो इसमें हमें इस पर फोकस करना है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग का यूज कर रही है, वो डाइटिंग का पालन कर रही हैं, भाई मुझे कम खाना है, और साथ में एक्सरसाइज भी कर रही हैं। तो किस लिए कर रही हैं, कि कहीं वो मोटी ना हो जाएं, तो बचने के लिए क्या कर रही हैं, ये सब कर रही हैं। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है भाई आजकल के बच्चों में, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाते, और फिर धीरे धीरे उनमें वीकनेस आती है और काफी सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो ये कौन सा आ जाएगा, अनोरेक्सिया नर्वोसा। हमारा ये काफी बड़ा है, इसलिए इसमें स्लाइड लगाई है मैंने, आप पढ़ें, मैं इसमें बोल रही हूँ। Which teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking skill of students? कि जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है, मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो फर्स्ट है गिविंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जैसे आपका स्टेट का है, क्या यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग है, नो, एक आंसर है वही सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए, असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइमलाइंस ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, कि महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक तिथियां है ना, हिस्टोरिकल डेट्स हैं, उनके काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना। तो क्या इसमें कुछ क्रिटिकल है, नहीं है, क्यों, वो हिस्टोरिकल डेट हैं, वो तो एज इट इज रहेंगी, बस याद करनी है हमें। अगला देखो, गिविंग वर्कशीट्स टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन दियर टेक्स्ट बुक्स,
कि उनकी जो टेक्स्ट बुक है ना, पाठ्य पुस्तक है, उसमें दिए गए तथ्यों को याद करवाना, पुनः स्मरण करना हो, और ऐसा काम दिया जाए, वर्कशीट दी जाए। तो जब उनके सामने टेक्स्ट बुक है, उसमें फैक्ट है, तो फैक्ट के बेस पर क्या होगा हमारा, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो मेमोरी के आधार पर है और उनके सामने रखा हुआ है, तो ये भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग का नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमारे कट हो गए, तो 4th ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ें। Presenting students with statements such as Lal Bahadur Shastri was our greatest prime minister to defend or refute, कि इसका समर्थन करें और खंडन करें। कि लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो अपने महानतम प्रधानमंत्री थे। तो खंडन करना और समर्थन करना मतलब क्या है कि उसके बारे में जो आपके व्यू है ना, खुद के विचार हैं, वो एक्सप्रेस करने हैं। तो यहाँ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग सभी उसमें शामिल हो जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। तो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन कम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, वो किस तरह की स्टेट को वो करते हैं, स्थिति का सामना करते हैं। अब इरिक्सन की थ्योरी है ना, ये मैंने चैनल पर करवा रखी है, इसकी स्टेजेस करवा रखी हैं, डीप बता रखी है, ठीक है, सारे क्राइसिस बता रखे हैं, उसमें वर्च्यूज कौन से होते हैं सब बताए हैं। तो इरिक्सन में ये आता है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट उत्पन्न होता है बच्चे में। और कौन सी स्टेज में होता है, 5th स्टेज में होता है, ठीक है, 5th स्टेज में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये इसका स्टेज का नाम ये है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। क्राइसिस होता है इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस, और इसका वर्च्यू कौन सा है, फिडिलिटी, ठीक है। इस तरह से आप ये थ्योरी देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट में आती है ये थ्योरी भी। अब ये जो बाकी 3 बच गई ना, ये है एक अलग थ्योरी से, ये है जेम्स मार्सिया, इनकी थ्योरी है, और इन्होंने 4 ऐसी आइडेंटिटी बताई है, ठीक है। 3 तो ये हैं, चौथी है हमारी इसमें आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, अचीवमेंट यानी आइडेंटिटी को प्राप्त कर लेना, बच्चे ने आइडेंटिटी बना ली है। फिर उसके बाद है मोराटोरियम विलंबन, बनाएगा, चैलेंज आएंगे लेकिन वो बाद में उनको अपनी आइडेंटिटी भी बना लेगा, धीरे धीरे, लेकिन धीरे बनाएगा, ठीक है, लेटर स्टेज में। फिर है फोरक्लोजर, कि फोरक्लोजर है कि उसको कोई ऑप्शंस अल्टरनेटिव नजर नहीं आते, ठीक है, वो एक में ही रहता है, उसको अल्टरनेटिव नजर नहीं आते, जैसा दिखा दिया रास्ता कर लेगा, ठीक है। फिर है ये डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई उसका कमिटमेंट नहीं होता, कोई चैलेंज नहीं होता, वो कंफ्यूज रहता है एक तरह से। जो ये क्राइसिस है ना, पहचान संकट, इसी तरह से ये होता है डिफ्यूजन, कि बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि किशोर में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाने की इच्छा होती है, और उससे रिलेटेड ये थ्योरी दी है, ठीक है। तो ये ज्यादा डीप में आज तक तो आई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है मेन पॉइंट। और जो इरिक्सन की थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब सीक्वेंस थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, एक क्वेश्चन और रहता है 10 का, वो करवाती हूँ। द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। अब ये थ्योरी है, ये गार्डनर की थ्योरी है, इसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गार्डनर ने ये कहा है कि बहुबुद्धि, बहुत प्रकार की बुद्धि होती हैं, तो उसने ये बताया है कि दूसरों से, अदर्स के जो मोटिवेशंस हैं, टेम्परामेंट हैं, मूड हैं, उनको समझना कौन सी बुद्धि होती है, वो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इनको नाम से समझो, इंटरपर्सनल क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इंटरपर्सनल, ठीक है।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रिलेशन होता है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो अदर्स आ गया तो इंटरपर्सनल हो गया। और इंट्रा क्या होता है, व्यक्ति का खुद का। तो जो सेल्फ के मूड को और इनको समझेगा, टेम्परामेंट को इनको समझेगा, अपने इमोशंस को समझेगा, ठीक है, अपनी थिंकिंग के बारे में, तो वो होगा इंट्रापर्सनल। तो स्वयं के बारे में तो इंट्रापर्सनल है, और दूसरों के साथ दूसरों को समझना, दूसरों से बातें करना, वो इंटरपर्सनल में आता है। और बॉडी काइनेस्थेटिक क्या होता है कि ये होती है कि शारीरिक गति से संबंधित। और गार्डनर ने मेन कितने दिए हैं, 7 बुद्धि दी थी पहले, ठीक है, 7 बुद्धि बताई थी, 7। तो 4 तो ये हो गई। एक है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषा का ज्ञान, कि व्यक्ति में भाषा से संबंधित बुद्धि होती है जिससे वो भाषा को समझता है। और इस बुद्धि में जिसका ज्यादा वो रहता है, यानी वो लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, भाषाई ज्ञान उनको ज्यादा होता है। फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गति से संबंधित। तो जो ये होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और डांसर होते हैं, इनमें भी ये बुद्धि मिलती है ज्यादा। फिर है इंटरपर्सनल, ये जैसे नेता होते हैं, दूसरे व्यक्तियों को जल्दी इंप्रेस करने वाले, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं। फिर है इंट्रापर्सनल कौन होंगे, जो स्वयं के बारे में अपने अनुभवों को समझेगा। तो ये हमारे जैसे कोई भी लेखक है और कोई दार्शनिक है, इस तरह से भी आ जाएंगे उसमें। फिर आगे 5th नंबर पे दिया है उन्होंने मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लॉजिक मैथमेटिकल बोल दो या फिर मैथ्स लॉजिकल बोल दो। मैथ से रिलेटेड गणितज्ञ, जो गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है। और 6 नंबर पर म्यूजिकल, संगीत से रिलेटेड जो संगीतज्ञ हैं, ठीक है, गाना गाते हैं या फिर डांसर हैं, उनमें होती है म्यूजिकल। और 7th नंबर पे हमारी होगी स्पेशल, स्थान से संबंधी जानकारी जिनको ज्यादा होती है। तो जैसे हमारे पायलट बनते हैं और एस्ट्रोनॉट हैं, उनको इस बुद्धि की जरूरत होती है, उनमें ये ज्यादा होती है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। इस तरह से गार्डनर ने अलग अलग फील्ड में जाने वाले व्यक्तियों में उस टाइप की बुद्धि होती है, इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट होता है उसमें होता है, ठीक है ना, उस फील्ड में होता है। इसलिए इसने बताया कि बहुबुद्धि होती है, सब में एक जैसी बुद्धि नहीं होती। क्लियर हुआ। इसके बाद 7 तो ये है, 3 और भी दिए उन्होंने बाद में ऐड की हैं, कौन कौन सी वो भी बता देती हूँ। नंबर 8 पे उन्होंने ऐड की है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, जो साधु संत बनते हैं उनमें आध्यात्मिक बुद्धि होती है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है नेचुरलिस्टिक क्या होंगी कि जो नेचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, जैसे ये होते किसान होते हैं, उनमें नेचर से संबंधित ज्यादा नॉलेज होती है। और फिर 10 नंबर पे उन्होंने एग्जिस्टेंशियल यानी अस्तित्ववादी, ये दार्शनिक होते हैं, प्लेटो था, अरस्तु हैं और हैं, तो ये सभी दार्शनिक है। एग्जिस्टेंशियल बुद्धि होती है उनमें कि उसकी गहराई में जाना कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंसी संसार का अस्तित्व क्या है, तो उसमें एग्जिस्टेंशियल बुद्धि होती है। तो इस तरह से उन्होंने 10 दी है, पहले 7 थी अब 10 है, ठीक है। समझ आया कि किसमें किस तरह की बुद्धि होती है। और इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है, ये जैसे इसमें आ गया कि भाई दूसरे के इमोशंस को, मूड को समझना, तो इंट्रापर्सनल हो गई। तो सभी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, उम्मीद है समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। और यहाँ हमारा ये पेपर भी क्लियर हो गया पूरा। इसके बाद एक पेपर और बचता है और आगे देखते हैं, फिर थ्योरी करवाएंगे या फिर टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे। आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और भाई प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि व्यू आएंगे तभी मुझे रेनफोर्समेंट मिलेगी काम करने के लिए।